बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। धमकियों के साए तले दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें एक दूसरे को डरा रही हैं और दुनिया आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त हम एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंसे हुए हैं, पूरी दुनिया, और इस मुश्किल से निकलना बहुत ज़रूरी है। और मुश्किल से निकलने का वाहिद रास्ता इस वक्त तक पाकिस्तान का दरवाज़ा था, इस्लामाबाद टॉक्स थे, जो कि इस वक्त आगे बढ़ते हुए नज़र नहीं आ रहे, लेकिन उम्मीद ज़िंदा है। उम्मीद पे दुनिया कायम है। हम भी ये उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह हमारी मेहनत रंग लाएगी और ये जंग ख़त्म होगी, जंग बंदी का ऐलान होगा। तो हम जानते हैं कि दोनों तरफ से धमकियों का सिलसिला जारी है। डोनाल्ड ट्रंप दोबारा कह रहे हैं कि मैं सिविलाइजेशन ख़त्म कर दूंगा, पूरी तहजीब ख़त्म कर दूंगा। ईरान भी कह रहा है कि अगर आपने हमारी तरफ मैली आंख से देखा तो हम भी हमला कर देंगे। और हम ये भी जानते हैं कि यूएई पे जो गुज़िश्ता रोज़ हमला हुआ, यूएई की फुजैरा पोर्ट के ऊपर हमला हुआ, यूएई की कश्तियों के ऊपर हमला हुआ, उनके ऑयल टैंकर्स के ऊपर हॉर्मुज़ में हमला हुआ। और इनिशियली तो यही कहा गया था कि ये ईरान की तरफ से नहीं किया गया, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कि ईरान ने हमला किया है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, तकरीबन 12-24 घंटे गुजरने के बाद कुछ स्टेटमेंट्स आना शुरू हुई कि इट वॉज एन अनप्लैंड अटैक, इट वॉज नॉट अ प्लैंड अटैक, जिससे मालूम पड़ता है कि ईरानी फोर्सेस IRGC और उनकी सारी कमांड पूरी सिचुएशन को मॉनिटर कर रही है और अमेरिका के हर एक्शन पे एक रिएक्शन दे रही है। एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, दैट इज वेरी फेमस, वी ऑल नो दैट। लेकिन इस जंगी सूरत हाल में हमें डर क्या है? हमें डर ये है कि ये छोटे छोटे एक्शन रिएक्शन से सूरत हाल खतरनाक ना हो जाए, जंग दोबारा से उसी तरह शुरू ना हो जाए जिस तरह पहले हो रही थी। जो नुकसान बड़ी पैमाने पे हुआ है वो और ना हो, दुनिया बड़ी परेशान है। तो यकीनन इसको आज हम तफसीलन डिस्कस करेंगे कि यूएई पे जो अटैक्स हुए हैं इसके माने क्या हैं, और यूएई के अंदर जो इस वक्त यकीनन पाकिस्तान ने मजम्मत की उन अटैक्स की। और साथ साथ हम ये भी जानते हैं ऑयल टैंकर पर अटैक हुआ है और अमेरिका ये कह रहा है कि उसने ईरान की 7 कश्तियों को तबाह कर दिया है, जबकि ईरान ये कह रहा है कि वो हमारी मिलिट्री बोट्स नहीं थी, हमारी सिविलियन बोट्स थी। और ये सूरत हाल चल रही है, दुनिया में तेल की कीमत बढ़ रही है, घट रही है। इस वक्त ऑयल $115 फी बैरल के करीब ट्रेड हो रहा है और लग ये रहा है दुनिया की मईशत का मुस्तकबिल हॉर्मुज़ का इक्वेशन डिसाइड करेगा। हॉर्मुज़ का कंट्रोल जिसके पास होगा वो दुनिया का 20% तेल कंट्रोल करेगा, फर्टिलाइजर का एक बहुत बड़ा हिस्सा कंट्रोल करेगा, गैस सेक्टर का एक बहुत बड़ा हिस्सा कंट्रोल करेगा। 33 किलोमीटर की ये चौड़ाई है हॉर्मुज़ की, जिसकी दोनों तरफ ज़मीन होने की वजह से बीच का सिर्फ 9 किलोमीटर का हिस्सा है जहां से बड़े बहरी जहाज गुजरते हैं। तो जो भी इस 9 किलोमीटर के इस पैच को कंट्रोल करेगा, क्योंकि यहाँ पे आइलैंड्स भी हैं, वो भी ईरान के कंट्रोल में हैं और ईरान ने पहले बहुत सारी मशक़ें करके अपना कंट्रोल साबित कर दिया है अपने पावर का। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इज़ द फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी, इसके ऊपर भी आज प्रोग्राम में बात करना चाहूँगा। और साथ साथ IMF ने एक नई शर्त रखी, मैं आपको बताऊँ, हमने इस फंड के बारे में ज़्यादा नहीं सुना था। इसका नाम है सोवराइन वेल्थ फंड, SWF। और IMF ने शर्त ये रखी है कि SWF के पास ये पावर नहीं होनी चाहिए कि वो पाकिस्तान के किसी भी सरकारी इदारे, जिन्हें हम स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस कहते हैं, SOEs, उसके असासे उठा के बेच दे, उसके पैसे उठा के बाद ट्रांसफर कर दे विदाउट पार्लियामानी परमिशन। ये काम नहीं होना चाहिए। और IMF ने कहा है कि आप हमें लिख के दिया गया है, गारंटी दिलवाई गई है। जिससे मुझे याद आता है कि थोड़ा वक्त पहले ही तो पाकिस्तान के सबसे बड़े ही कमाल SOE PIA का बड़ा कमाल होटल अमेरिका में बेचा गया, रोज़ेवॉल्ट। हू डजंट नो अबाउट इट? तो ये पाकिस्तान के वो असासे हैं जो बेचे जा रहे हैं। लेकिन सैडली पाकिस्तानियों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता है। हमेशा की तरह हुकूमत अपने फैसले कर देती है, लेकिन IMF ने इसके ऊपर अब जोर दे दिया है, प्रेशर बना दिया है कि SWF के पास जो लीगल पावर्स हैं, जिसके जरिए वो सारे पाकिस्तानी कंपनीज के एसेट्स बेच सकती है, वो लीगल पावर्स खत्म किए जाए, और लिख के भी दे दिया गया है। इससे मालूम पड़ता है कि यहाँ पर भी कोई ना कोई ऐसी एम्बिग्विटी, ऐसी सिचुएशन नजर आई है IMF को, जिससे पाकिस्तान की मईशत को नुकसान हो रहा है। करप्शन के बारे में तो पहले ही वो लिख चुके हैं। खैर, गुफ्तगू को आगाज़ करना चाहूँगा, वेलकम करूँगा अपने मेहमानों को विदाउट एनी फर्दर डिले। मेरे साथ मौजूद हैं पार्टी के सेनेटर हैं, सेनेटर सरमद अली साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हमारे उस्तादों में से एक है। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब आपके वक्त के लिए, जज़ाकल्लाहु खैर। मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब फ्रॉम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बैरिस्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए सर, जज़ाकल्लाहु खैर। PMLN से मुझे ज्वाइन करेंगे अली गौहर बलोच साहब, बहुत बहुत शुक्रिया बलोच साहब, अस्सलाम वालेकुम, आपके वक्त के लिए मैं बेहद मशकूर शुक्रगुजार हूँ। गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा मैं अली गौहर बलोच साहब आपसे। सर, दुनिया जिस तरफ जा रही है
ये जो धमकियों के साए तले जिंदगी गुजर रही है, ईरानियों की भी, अमरीकियों की भी, इजरायलियों की भी, गल्फ कंट्रीज की भी, और सब उसका इम्पैक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड है ऑफ कोर्स। आपकी नज़र में ये धमकियों के साए तले जिंदगी गुजारना कैसा है और ये कितना वक्त लगेगा? इंशाअल्लाह अल्लाह वो दिन दिखाएगा पाकिस्तानियों को जब इस्लामाबाद टॉक्स कामयाब होंगे और जंगबंदी का ऐलान होगा। पर आपकी नज़र में ये दुनिया मजीद ये हालात कितना वक्त और अफोर्ड हम कर सकते हैं? अली गौहर बलोच साहब, योर ओपिनियन सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो बात है कि जो पाकिस्तान ने कलीदी किरदार अदा किया और पाकिस्तान का एक मैं समझता हूँ शख्स पूरी दुनिया में एक जो दोबारा से उभरा, जिसमें मार्का हक में बयानुल महसूस जो हमारा ऑपरेशन था उसमें अल्लाह ताला ने कामयाबी से नवाजा, जिसका मैं समझता हूँ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे जो फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब और इनकी शबाना रोज मेहनत जो है वो नज़र आती है। फिर उसके साथ साथ जिस तरह से कि अमेरिका ईरान वॉर शुरू हुई और जिस तरह के आपने अभी बड़े तफसील के साथ अपने इंट्रो में रोशनी डाली है, इन मौजूदा हालात में देखें, अगर ये जंग ना रुकती, हम ये नहीं कह सकते कि जंग बंदी नहीं हुई, जंग बंदी तो चल रही है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि उस जंग बंदी के दौरान कुछ वायलेशन भी हो रही हैं, तो वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर ये जंग बंदी ना होती और इस तरह से ये काम चलता रहता तो शायद आप जो पेट्रोल की कीमतें आज कर रही हैं, हो सकता है वो 1000 रुपए इससे भी ऊपर होती कीमतें। और इसको दोनों अतराफ से, ये पाकिस्तान की तारीख में और दुनिया की तारीख में भी ये पहली दफ़ा हुआ है कि अमेरिका और ईरान के जो आपस के तल्लुकात हैं वो काफ़ी दहाइयों पर मुहित है कि जिस तरह से वो मतलब है कि नबज़ आज़मा एक दूसरे के साथ, तो उनमें पाकिस्तान का ये किरदार अदा करना कि उन ताकतों को एक टेबल पे बिठा देना, लाकर निगोशिएट करना, उनके जो मतलब है कि मुतालबात हैं दोनों के या दोनों की तजावीज़ है वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करना। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जिसको अल्लाह ताला ने इस इज्जत से नवाजा है। इसके साथ साथ भी कि वो हरमैन शर्मफैन की हिफाजत की जिम्मेदारी भी पाकिस्तान पर है। अब देखना ये है कि इस मुश्किल वक्त में वो कौन सी क़यादत है जो हर तरफ, चाहे अफगानिस्तान की तरफ से शरंगेजियाँ हों तो वहाँ पर भी वो मतलब है कि बरसरे पैकार है, अगर हरमैन शरीफैन की हिफाजत हो वहाँ पर भी वो इस्लामी दुनिया की तरफ से एक नुमाया किरदार अदा करते हुए नज़र आते हैं। वो कौन सी क़यादत है कि जो ईरान और अमेरिका की इस वॉर के अंदर भी एक नुमाया किरदार अदा करते हुए न सिर्फ नज़र आते हैं बल्कि पूरी दुनिया उम्मीद की नज़रों की, और हर पाकिस्तानी यही उम्मीद की नजरें अपने हुक्मरानों पर लगाए बैठा है कि मुल्क के अंदरूनी मसाइल भी इसी बर्क रफ्तारी के साथ हल किए जाएंगे। बलोच साहब, नहीं, मैं समझता हूँ कि जाहिर है कि जो मसाइल हैं जिनका बहुत बुरी तरह से बेड़ा गर्क किया गया हो PTI के दौर के अंदर और मुख्तलिफ अदवार के अंदर, उनको जाहिर है कि जब IMF को खतूत लिखे गए और रखता तो ये था कि IMF तो पाकिस्तान के साथ अगला अपना प्रोग्राम ही नहीं शुरू करेगा जिस वक्त गवर्नमेंट आई, तो उन मुश्किल हालात में जब पाकिस्तान की तरफ से PTI की तरफ से IMF को खतूत लिखे गए कि भाई आप कर दे ना दें इनको, और पाकिस्तान को वो बांग्लादेश की मिसालें देते थे, डिफॉल्ट देखना चाहते थे, अल्हम्दुलिल्लाह हम उन क्राइसिस से आगे जा चुके हैं। सर मसला 80 साल का है सर, आप 3.5 साल हैं, जंग के जो असरात हैं वो जरूर बाकी मुल्कों पर भी हैं, हमारे मुल्क के ऊपर भी हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जिस तरह से मेहनत हो रही है मैं तो करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में बहुत अच्छे दिन आमीन आमीन। माफ कीजिएगा आज मेरा गला मेरे साथ नहीं है, आई अपोलोजाइज, आई एम नॉट फीलिंग वेल। सेनेटर सरमद साहब, आई लाइक टू कम टू यू टू सर, आपकी नज़र में दुनिया धमकियों के साए में और कितना जिंदा रह पाएगी? और पाकिस्तानी ये सवाल हमसे पूछते हैं कि जितनी कमाल परफॉर्मेंस हमारी हुक्मरानों ने इंटरनेशनल प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिखाई है, अपने इंटरनल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने में ऐसी कमाल लीडरशिप दिखाई जाए। सेनेटर सरमद अली साहब जी, एक तो मेरे ख्याल में इसमें कोई शक नहीं, कल जो हमारा मार्का हक था उसका पूरा 1 साल हुआ है, और वो जो हमने मार्का हक में कामयाबी हासिल की थी, उस कौम जो थी वो इकट्ठी हुई थी। हमारे दुश्मन का ख्याल था हम इकोनॉमिकली फ्रेजाइल, पॉलिटिकली डिवाइडेड और डिप्लोमेटिकली आइसोलेटेड मुल्क हैं, लेकिन उसमें हमारी कामयाबी पॉलिटिकली भी डिप्लोमेटिकली भी हमारी कामयाबी के छकारे और इकॉनमी भी बेहतर होना शुरू हुई। लेकिन अब आके इकॉनमी दोबारा
स्ट्रेस में है और बहुत बुरी तरह स्ट्रेस में है, जिसमें जो कॉमन आदमी है उसके लिए मुश्किलात पैदा होती जा रही हैं दिन ब दिन। हमारी जो कोशिश थी हमारे दुश्मनों की कि हमारे डिप्लोमेटिकली आइसोलेट रहें, वो आपके सामने है। वी आर नो लॉन्गर डिप्लोमेटिकली आइसोलेटेड, बल्कि हम इस पूरे खित्ते में सफारती एक्टिविटीज़ का महवर हैं। इस पूरी खित्ते में अमन के अमन हैं। हमें इस वक्त हम ईरान और अमेरिका के दरमियान किरदार अदा कर रहे हैं, और इसकी वजह से दुनिया भर में पाकिस्तान की पजीराई हो रही है। दुनिया का हर सदर वज़ीर आज़म जो है या सरबराह मुमलिकत जो है वो हमारे वज़ीर आज़म से और हमारे CDF से बात करने के लिए क्यू में लगा हुआ है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, बहुत अरसे के बाद इस किस्म की चीज़ हमारे साथ हुई है। जहाँ हम ये बात करते हैं कि जी हमें बैनुल-अक़वामी सतह पे कामयाबी हासिल हो रही हैं और हम मिलिटरीली भी हमने कामयाबी हासिल की पिछले साल, तो हाँ ये बात आपकी दुरुस्त है कि शायद ज़रूरत है कि हम जो हमारे मुल्की हालात हैं उनको भी दुरुस्त करें। मुल्की हालात जो हैं वो मैं उनको दो तरीके से देखता हूँ। एक तो इकनॉमिकल जो इकॉनमी के हालात हैं वो हैं, जो इकनॉमिक कंडीशंस हैं हमारी उनकी, और दूसरा सियासी जो हालात हैं। जो माशी या इक़्तिसादी हालात हैं वो आपके सामने, उसमें काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट जो हमारे बेसिक वो थे जो हमारे बेसिक हमारी जो बेसिक्स थी वो इम्प्रूव होना शुरू हो गई थी। लेकिन उसके बाद जो अभी जंग में हुआ है उससे हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस जो है वो दोबारा, क्योंकि बहुत फ्रेजाइल इकोनॉमी थी हमारी, वो दोबारा इफेक्ट हुई है। उसमें सबसे बड़ा मसला जो है ना वो एक जो तेल की कीमतें बैनुल-अक़वामी मार्केट में, उसने जो हमारे इकोनॉमी को के लिए मसला क्रिएट किया है वो, और फिर तेल की बाजियाबी। एक तो महंगा तेल है वो हम खरीद लें, उसका फ्रेट महंगा है, चलिए उसको देख लें। उसके बाद बाजियाबी क्या अवेलेबल भी है हमारे पास आने के लिए या नहीं है। ये तीन फैक्टर्स जो हैं पूरे न सिर्फ हमारे लिए बल्कि पूरे रीजन में जो हैं वो इफेक्ट कर रहे हैं। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि गैस के ऊपर हमारी कोई डिपेंडेंस एज सच उतनी नहीं थी जितनी हमारे खित्ते में और मुबारक की। मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान का 90% गैस जो था वो आता था कतर से। अब आप देख रहे हैं क्या हालात हैं हिंदुस्तान में, लोगों के पास घर में खाना पकाने के लिए गैस नहीं है। बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल ठीक सर। अलाउ मी मैं बैरिस्टर तैमूर मलिक को शामिल गुफ्तगू करूं। बैरिस्टर तैमूर साहब, आपकी नज़र में दुनिया धमकियों के साए तले और कितना जिंदा रहेगी, और क्या हम जिस तरीके से दुनिया में अमन कायम कर रहे हैं, क्या अंदरूनी तौर पर भी पाकिस्तान में सियासी मुआशी अमन कायम हो पाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हम ये उम्मीद करते हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि खित्ते में अमन कायम होगा और पाकिस्तान में भी सियासी हम आहंगी और अमन कायम करने की तरफ कदम बढ़ाए जाएंगे। फ़िलहाल तो ऐसी कोई चीज़ नहीं लग रही। आज जो केसेस थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान से मुंसलिक, उनमें कोई ऐसी पेशरफ्त नहीं हुई। आज सलमान राजा साहब और दीगर लोग जो डियाला जेल सुपरिटेंडेंट से मिलने गए, उनकी मुलाकात नहीं हुई। देखते हैं आगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अगली तारीख के ऊपर क्या होता है। बैनुल-अक़वामी तौर पर और खित्ते के अंदर जो इस वक्त हालात हैं, पाकिस्तान ने बहुत उसमें अहम रोल अदा किया है जो जंग बंदी है उसकी तरफ पेशरफ्त के लिए। और पाकिस्तान का किरदार जो है वो किसी एक मुल्क ने नहीं, तमाम फरीकैन ने सराहा है इस सिलसिले में। सो अब जो पिछले 1-2 दिन से ख़ास तौर पे कल जो वाक़यात हुए हैं वो तशवीशनाक हैं। बिकॉज़ जंगें जो हैं वो इसी तरह दे कैन गेट आउट ऑफ कंट्रोल। कोई भी ऐसे वाक़यात हो सकते हैं जिनका रिएक्शन बड़ा सख्त आ सकता है दूसरी पार्टीज़ की तरफ से, और अमन जो है वो डीरेल हो सकता है दोबारा। सो पाकिस्तान यकीनन फैसिलिटेटर है, मीडिएटर है, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त गारंटर नहीं है, ना हो सकता है। सो दोनों तरफ जो ममालिक हैं हमारे खित्ते के, और ख़ास तौर पे जो मुसलमान ममालिक हैं, उनको ये देखना चाहिए कि अमन जो है, देरपा अमन, वो इस खित्ते में कैसे कायम किया जा सकता है। मैंने पहले भी आपके शो पे एक दफ़ा कहा कि ये अमन जो है, हम इसके अंदर अगर कोई किरदार अदा कर रहे हैं तो वो सिर्फ दूसरों के लिए नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान का अपना माशी हाल भी और मुस्तकबिल इस अमन से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान के कई मिलियन जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं,
वो बहुत अहम ज़र मुबादला इन ममालिक से भेजते हैं। खाली यूएई से ही पिछले साल कोई $7 अरब के करीब आए हैं। हम आईएमएफ की, जिसकी आपने जिक्र किया, सॉवरेन वेल्थ फंड से रिलेटेड उनकी किसी कंडीशन का, तो आईएमएफ की $1-2 बिलियन के प्रोग्राम के लिए हम इतनी चीज़ें करते हैं, और एक मुल्क से पाकिस्तानी जो हैं वहाँ जो काम करते हैं वो $7-7 बिलियन भेज रहे होते हैं। सऊदी से उससे भी ज़्यादा भेजते हैं। तो पाकिस्तान ये चाहता है, जाहिर है, कि वो ज़र मुबादला भी आता रहे, बल्कि इन ममालिक से हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट की उम्मीद रखते रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि बरदर इस्लामी ममालिक से पाकिस्तान के जो की सेक्टर्स हैं, चाहे वो माइनिंग हो, चाहे वो पावर हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उन पोर्ट्स हों, उनके ऊपर एक प्रॉपर कंस्ट्रक्टिव किस्म की इन्वेस्टमेंट आएगी। और पाकिस्तानी बिजनेसेस भी जो हैं वो इस खित्ते के अंदर मजीद काम कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें तभी हो सकती हैं जब अमन होगा। अगर अब ये दोबारा से जो एयर ट्रैवल है उसमें रिस्ट्रिक्शन आ जाएंगी, वहाँ से पाकिस्तानियों को मुश्किलात होंगी, तो जाहिर है फिर सारी चीज़ ही डिस्टेबलाइज होती है। पाकिस्तान की जहाँ तक तवानाई के लिए तेल की डिपेंडेंस है, ये अच्छी चीज़ भी है और इसमें हमारी खामियां भी हैं। खामियां एक ये है कि हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन उतनी हो ही नहीं सकी कि हमारी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस होती एनर्जी सोर्सेज के ऊपर बाहर के ममालिक से ख़ास तौर पर। और पाकिस्तान के अंदर अभी भी लोड शेडिंग हो रही है। अगर कोई बचत है तो वो इसलिए है कि पाकिस्तान की आवाम ने खुद एक सोलर रेवोल्यूशन पाकिस्तान में लेके आए, और जो रेजिडेंशियल और एग्री हमारे बहुत सारे यूज़र्स हैं वो सोलर बेस्ड एनर्जी की सोर्सेज की तरफ चले गए हैं। उसमें हुकूमत की पॉलिसियाँ, कोई भी हुकूमत हो, वो पिछले चंद सालों में बदलती ही रही हैं और लगता है कि बदलती ही रहेंगी, लेकिन आवाम खुद ब खुद अपनी सेल्फ रिलायंस की तरफ जा रहे हैं, जिससे ग्रिड के ऊपर बोझ कम पड़ता है और ग्रिड का नुकसान भी है, क्योंकि अब अगर आवाम की डिपेंडेंस यूजर्स की ग्रिड के ऊपर नहीं रहेगी तो ग्रिड को मेंटेन करना भी आसान नहीं होता, उसके भी खर्चे बढ़ते हैं। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इंटरनेशनली, रीजनली पीस जो है वो इंश्योर होगा, और फिर सबसे बढ़कर कि उस पीस का हमें तभी सही तरह फायदा हो सकता है कि हम माशी अपना मुस्तकबिल ठीक कर सकते। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का कंट्रोल किसके पास रहेगा? इस वक्त तक की इतलात के मुताबिक ईरान ने जो तैयारी कर रखी है, ईरान ही कंट्रोल रखेगा। चाइना ने भी ये कह दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का कंट्रोल ईरान के पास ही रहना चाहिए, क्योंकि ऑफकोर्स ये उसके इंटरनेशनल वाटर्स भी हैं और इंटरनेशनल मैरीटाइम ट्रेड रूट भी है बड़ा इंपॉर्टेंट पूरे गल्फ नेशंस के लिए, स्पेशली यूएई जिसके पास और कोई रास्ता है ही नहीं। लेकिन हम जानते हैं फुजैरा की अटैक हुआ है जो उनके पोर्ट के ऊपर, वो इसीलिए बताया जा रहा था क्योंकि यूएई ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को बाईपास करते हुए एक और रास्ता निकाल लिया था, जिससे वो फुजैरा के थ्रू अपने एक्सपोर्ट्स ऑयल के कर रहा था, जिसे रोकने के लिए ये अटैक हुआ है। लेकिन यकीनन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज का कंट्रोल किसके पास रहेगा, इसके ऊपर मैं पहले गुफ्तगू करना चाहूँगा अपने प्रोग्राम में। और पहले ये सवाल मैं बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब के सामने रखता हूँ। बैरिस्टर साहब माशाल्लाह से कानून के बड़े कमाल तालिब इल्म हैं, कानून को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब, अगर चाइना ने कह दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ईरान के पास रहेगा तो मेरे ख्याल से ईरान के पास ही रहेगा, लेकिन सैडली अमेरिका नहीं चाहता, वो कहता है कि खुला रहे और इस पर कोई टोल टैक्स भी ईरान ना ले सके अपनी जो उनका नुकसान हुआ है उसका अजाला करने के लिए। आपकी नज़र में एज पर इंटरनेशनल लॉ बैरिस्टर साहब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज किसके पास होना चाहिए सर? देखें, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का जो मामला है वो ख़ास तौर पे अगर आप लॉ ऑफ द सी को जहन में रखें, इंटरनेशनल लॉ को जहन के अंदर रखें, बाकी मैरीटाइम लॉज एंड कस्टम्स को नज़र में रखें, तो ये कोई एक मुल्क जो है वो इस तरह उसके ऊपर रास्ते पे पाबंदी नहीं लगा सकता। और इसके ऊपर इंटरनेशनल लॉ के जो माहिरीन हैं, मैरीटाइम लॉज के जो एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने बहुत तफसील से बातें की हैं। जो ईरान की पोजीशन है वो अपने दिफा के लिए ज़ाहिर है कई चीज़ें करने का हक रखता है, दूसरे ममालिक भी उसी तरह रखते हैं अगर उनके खिलाफ जारियत हो। लेकिन जहाँ से दुनिया का इतनी मईशत का एक अहम जुज़ जो है, जो तेल गुजरता है और कई मुल्कों की का ज़र मुबादला जो है वो उससे उस रास्ते से मुंसलिक है, उसकी पाबंदी करना जो है, उसके ऊपर कोई किसी किस्म का टोल टैक्स लगाना या कुछ और करना, वो किसी एक मुल्क के कंट्रोल में नहीं होना चाहिए। किसी एक सॉरी, आप मुझे जी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आपकी नज़र में सेनेटर सरमद अली साहब
स्ट्रेट और होर्मुज का कंट्रोल ईरान के पास ही होना चाहिए, कंसिडरिंग कि इट्स अ स्मॉल 30 किलोमीटर पैच सर जो उसके इंटरनेशनल बॉर्डर से लग रहा है सर? देखें कि दुनिया में जितने भी ये स्टेट्स या इस किस्म की चैनल्स हैं, उनके हवाले से जो कानून इंटरनेशनल लॉ है वो बहुत क्लियर है कि इसके ऊपर किसी भी एक मुल्क का कंट्रोल नहीं हो सकता। और ये जो है ये बेसिकली एक इंटरनेशनल कम्युनिकेशन चैनल है, तो इसको जो मैरीटाइम चैनल है तो इसको इसी तरीके से खुला रहना चाहिए ताकि तमाम ममालिक या दुनिया जो या रीजन जो है उसको इस्तेमाल कर सके। हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है कि जब हम मूव करेंगे आगे और अगर कुछ सूरत हाल बेहतर होना शुरू हुई और अमन की बात हमने दोबारा शुरू की तो शायद कुछ ईरान और ओमान के दरमियान बातचीत हो और ईरान और ओमान जो है वो प्रैक्टिकल स्टेप्स लेके इसको सर वो ईरान कह रहा है कि मेरे साथ आके मिल जाएं सारे गल्फ कंट्रीज और मैं उनको सपोर्ट करूंगा, डिफेंस के लिए भी उनको सामान दूंगा, उनको मिलिट्री एड भी दूंगा और उनको सपोर्ट भी करूंगा इस सारे ट्रेड में। अच्छा देखिए, एक तो देखिए हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि एक तो इनकी ईरान की और इनके जो ममालिक हैं, जो पड़ोसी ममालिक हैं, उनके साथ एक इनकी हिस्टोरिकल रिलेशनशिप रही है, एक्रिमनी रही है और ये कोई इनके कभी भी जो ताल्लुकात हैं वो इतने अच्छे एक दूसरे के साथ नहीं हुए। रखनी चाहिए कि इसका मतलब ईरान के मामले में स्पेशली आफ्टर इवन जब शाह का ज़माना था उस वक्त भी ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन उसके बाद जब रेवोल्यूशन आई और उसके बाद जब ये क्लार्जी की हुकूमत आई तो उसके बाद तो कुछ ज़्यादा मसाइल हो गए, क्योंकि एक इनके रिलीजियस भी आप देखें ना, एक सेक्टेरियन डिफरेंसेस हैं दोनों के, ईरान के भी और इनके तमाम जो पड़ोसी ममालिक हैं उनके दरमियान सेक्टेरियन डिफरेंसेस हैं। तो वो भी एक फैक्टर है जिसको हमें अपने जहन में रखना चाहिए, तो जिसकी वजह से कोई ज़्यादा ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे। हाँ, यूएई के साथ ताल्लुकात ज़रा बेहतर एक ज़माने में रहे थे, क्योंकि जिस वक्त इनका ये हुआ था, एक तो यूएई में ईरानी पॉपुलर काफ़ी मौजूद थी, दूसरा ये जो सेंचुरी के बाद कि यूएई उनके लिए एक किस्म का बैंकर बना हुआ था टू ईरान के पास सेंटर्स थी, तो जो ईरान की चीज़ें थी, जो ईरान का माल था वो और ईरान की जो जितनी भी ट्रेडिंग थी, एक्सपोर्ट्स थी, वो एक किस्म से होती थी या इंपोर्ट्स थी वो होती थी यूएई के थ्रू। तो यूएई वाज लाइक अ बैंकर टू ईरान। तो वो भी जो पोजीशन है वो भी खत्म हुई। बलोच साहब आपकी नजर में सर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का राइट ईरान के पास ही रहेगा, कंट्रोल ईरान के पास ही रहेगा? मैं तो समझा था कि शायद आप भूल गए हैं कि मैं प्रोग्राम में बैठा हूं। नहीं सर, आप हुकूमती बेंचों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो सबर का मुजाहरा सर, थैंक यू। नहीं सर, मैं तो बिल्कुल इन्नल्लाह मअस साबिरीन, माशाल्लाह, बिल्कुल अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। देखिए बात ये है कि एक बात बड़ी क्लियर है, मैं बड़ी गौर से मैंने सुनी है अपने दोस्तों की भी बातें, आपकी भी, कि ये जो ऑफर्स हैं कि जी ईरान कह रहा है कि फलां मुल्क मेरे साथ मिल जाए, अमेरिका कह रहा है फलां मुल्क मेरे साथ मिल जाए, मैं समझता हूँ कि हर मुल्क अपना एक आज़ाद तशख़्ख़ुस अपनी जगह पर रखता है और ये मिल जाए और मिला जाए वाली पॉलिसी जो है वो ये किसी मुल्क के ऊपर भी मुसल्लत नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक ये स्टेट ऑफ होर्मुज का आप पूछ रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया के तमाम ममालिक को आज़ादी होनी चाहिए कि वो आज़ादी के साथ अपनी तिजारत और मामलात कर सके। हाँ, अगर किसी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि कोई मुल्क नाजायज़ असलहा कर रहा है, कोई इस किस्म की एक्टिविटीज़ कर रहा है, उसके ऊपर इंटरनेशनल लॉज हैं, चेक एंड बैलेंस हैं, वो हो सकते हैं। और दूसरी ये गुजारिश है कि जो ईरान और अमेरिका के मामलात हैं वो दायरे अभी तक निगोशिएट हो रही हैं चीज़ें, उसके बाद ये पिक्चर सामने आएगी कि मतलब है कि इन चीज़ों के ऊपर डिसीजन क्या होते हैं अगर इत्तफाक राय पैदा हो जाता है। और जहाँ तक है कि कोई एक मुल्क इसका वो कोई टूल ले या कोई इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो देखना होगा कि जो पहले इतना टाइम गुजरा या किसी मुल्क ने टूल दिया या कोई इस तरह के कोई मामलात हुए या जो कोई मैरीटाइम के इंटरनेशनल लॉज हैं वो क्या कहते हैं, इस पर तो माहिरीन राय दे सकते हैं, या वो ममालिक जिनके दरमियान ये सारे आपस में मुज़ाकरात हो रहे हैं वो इस पर कोई डिसीजन लेंगे। अगर मुज़ाकरात कामयाब, इंशाल्लाह हम दुआ गो है कि अल्लाह करे कि वो मुज़ाकरात कामयाब हो। आमीन आमीन आमीन। और दुनिया में जो है वो अमन कायम। अगर हम देखें तो
एक जुमला सरमद साहब आपके लिए। जी एक जुमला अगर हम देखें तो बेसिकली एक कोई इनडायरेक्टली कुछ प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं, जैसे सुएज कनाल का मौजूद है जिसपे इजिप्ट लेता है, और पनामा का कनाल का मौजूद है, लेकिन वो स्टेट्स नहीं है, वो कनाल्स हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन प्रेसिडेंट्स अली गौहर बलोच साहब, आपसे सवाल पूछूंगा बड़ा जरूरी। IMF ने जो सोवरेन वेल्थ फंड की जो सोवरेन आजादाना ताकत है उसको खत्म करने के लिए कहा है, और जो खबरें शाया हुई हुई हैं पाकिस्तान में, हुकूमत पाकिस्तान ने लिख के दे दिया IMF को। इससे मैसेज ये मिलता है अली गौहर बलोच साहब कि ये फंड भी शायद अपनी सोवरेनिटी का गलत इस्तेमाल कर रहा था, अपनी खुद मुख्तारी का गलत इस्तेमाल कर रहा था। इसमें को करप्शन नजर आई IMF को बेज़ाब्तगी नजर आई IMF को, जिसकी वजह से IMF ने बोला कि इस खुद मुख्तारी को ख़त्म कीजिए कि किसी भी सरकारी इदारे का कोई भी एसेट ये बेच सकते हैं या कहीं से भी उनका फंड एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वाज़ेह नज़र आता है कि हुकूमत की एक और कैसे कहते हैं करप्शन पकड़ी गई है जिसको IMF ने हाईलाइट कर दिया है। योर ओपिनियन सर? देखिए, बात ये है कि ये तो नहीं कहा जा सकता कि कोई करप्शन पकड़ी गई है। IMF अपनी मतलब है कि वो उनका एक अपना देखने का और चीज़ों को एनालाइज करने का एक अपना तरीका है। जाहिर है किसी भी मुल्क को कोई हकीम या डॉक्टर मशवरा नहीं देता कि IMF के पास क्या है, तो वो मतलब है कि वो जो IMF के साथ मामला है, IMF के पास खुद ममालिक जाते हैं ना, अपनी ज़रूरत के तहत जाते हैं, तो जाहिर है कि वो आपकी उन चीज़ों के ऊपर फिर पाबंदियाँ तो लगती हैं, फिर उनकी तरफ से वो आती हैं कि ये चीजें, चूंकि उन्होंने देखना है कि हमारे पैसों की और कर्ज की रिकवरी विद प्रॉफिट कैसे हुई। सर मुझे लग रहा है उन्होंने PIA का रोजेवॉल्ट होटल बिकते हुए देख लिया है। वो जो भी आप कह रहे हैं कि वो देखे, IMF तो कहती है कि आप इदारों को प्राइवेटाइज करें, और ये बात ठीक है, इदारों को प्राइवेटाइज होना चाहिए, लायबिलिटी मुल्क के ऊपर कम से कम होनी चाहिए, रियासत का जो काम है वो करे, और बाकी जो इदारे हैं जो मुल्क के ऊपर लायबिलिटीज बने हुए थे उनको बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर में जाने से एक तो मुल्की खजाने में पैसा आएगा, दूसरा वो इदारे प्रॉफिट में चले जाएंगे। चूंकि साबका जितने भी अदवार हैं जो गवर्नमेंट से जो कारोबारी इदारे चलाती हैं, तो उसमें उनका रिकॉर्ड नहीं रहता किसी भी दौर के अंदर। बिल्कुल तो वो एक प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी भी होनी चाहिए, और IMF से हमें ये कोशिश भी करनी चाहिए और दुआ भी करनी चाहिए कि इन मामलात में जिसमें हम धंसे हुए हैं जल्दी से जल्दी निकले, ताकि हर मामले में हमारी आज़ादी बरकरार रहे रियासत। बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल ठीक। तैमूर मलिक साहब, आपकी नजर में ये वेल्थ फंड की खुद मुख्तारी इसलिए ली गई कि कोई बेज़ाब्तगी वाज़ेह हो गई IMF को, और दूसरा खान साहब को 1000 दिन से ऊपर हो चुके हैं अब जेल में, कोई उम्मीद देंगे आप कप्तान के चाहने वालों को? देखें, जहाँ तक इमरान खान साहब की बात है तो सारा मुल्क ये चाहता है, और मैं पहले भी ये बारहा कह चुका हूँ कि सबसे बढ़कर उनकी सेहत है, और उससे जो उसके बारे में जो तशवीश है उसका अजाला हुकूमत बहुत आसानी से कर सकती है। उनके अपने जो मौलिज हैं, उनके जो वकील हैं, उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उन तक रसाई दे के, वो रसाई ना दे के जो हुकूमत ही तमाशा बना रही है, और मेरी समझ से बाहर है कि उससे हुकूमत को क्या हासिल हो रहा है, वो मैं अभी भी इस्तदा करूँगा। आज भी लोग गए हुए हैं वहाँ, ट्यूसडे का दिन है, इतवार का दिन है, ट्यूसडे का दिन है, और मुलाकात का दिन है, फैमिली वहाँ पे मौजूद है। सो मुलाकात करने दें, मुआलजीन को देखने दें, आवाम को तसल्ली देने दें, उससे ही मुल्क में जो है वो सियासी इस्तेकाम की तरफ अब तभी जा सकते हैं। सरमद साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगा। सरमद साहब, आपसे एक और ज़रूरी सवाल है, और ये सवाल आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ है। क्या वजह है सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के दुश्मनान एकदम से एक्टिव हो गए हैं? एक बयानिया नैरेटिव सोशल मीडिया पे बिल्ड किया जा रहा है उनके खिलाफ कि हुकूमत उनकी जाने वाली है, उनके गिर्द घेरा तंग हो रहा है। व्हाट इज द रीजन सरमद अली साहब? देखिए, एक तो पहले ये ध्यान में रखना कि सोशल मीडिया जो है ना, वो सवाल झूठ के पलंदे के और गंद के पलंदे के और कुछ नहीं है। तो सोशल मीडिया पर जो बात की जाती है उसको तो कहते हैं ना, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, टेक इट विद अ बकेट फुल ऑफ सॉल्ट। उसको तो हमें इग्नोर करना चाहिए, उसके ऊपर तो हमें बात करनी ही नहीं चाहिए। अगर सदर जरदारी के खिलाफ कोई बातचीत चल रही होती है, कोई इशू होता उनके खिलाफ, तो आपने देख लिया कि पाकिस्तान की जो नेवी सबमरीन्स थी उनको लॉन्च करने के लिए कौन गया? 3 बड़े इंपॉर्टेंट MOUs भी हुए थे। प्रोविंशियल गवर्नमेंट उधर की प्रोविंशियल गवर्नमेंट के दरमियान हुए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो हमारी दिफाई काबिलियत बढ़ी। कौन गया सबमरीन्स को लॉन्च करने? जरदारी साहब। वहाँ पे नेवल चीफ मौजूद थे और सदर पाकिस्तान मौजूद थे। तो इसके बाद ये तमाम जो झूठ की और ये बकवास है ना, ये बंद होनी चाहिए। लेकिन मसला ये है
कि हमारे बहुत सारे जो लोग हैं वो बहुजन पीपल्स पार्टी में और बहुजन जरदारी में मुबतला हैं, उनका कोई इलाज नहीं है। वो एक बीमारी है जो उनको लाहक हो चुकी है। किनको है ये बीमारी वैसे, बुग़्ज़ जरदारी और बुग़्ज़ पीपल्स पार्टी? गौहर बलोच साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगा। आपकी नजर में ये अफवाहें क्यों फैलाई जा रही हैं, ये बातें क्यों की जा रही हैं कि पीपल्स पार्टी का वक्त पूरा हो गया? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये बिल्कुल टोटली फेक न्यूज़ है और ये सोशल मीडिया के जरिए फैलाई जाती हैं। जरदारी साहब इस वक्त मुल्क के जो हैं वो प्रेसिडेंट हैं और जो इत्तेहादी हुकूमत मरकज़ में कायम हुई उसमें आप देखें कि चेयरमैन सेनेट की सीट उनके पास है, दीगर आइनी ओहदे उनके पास हैं। तो ये सब कुछ इतना आसान नहीं होता और ख़ास तौर पर हुकूमती लेवल पर जितने भी फैसले हैं वो अफ़ाम तफ़हीम के साथ हमेशा किए जाते हैं और उसमें पीपल्स पार्टी का ख़ास किरदार होता है और वो बड़ा पॉजिटिव किरदार है। मैं नहीं समझता कि हुकूमती लेवल पर और उससे ताज लेवल पर भी किसी को पीपल्स पार्टी से कोई इस तरह का गिला शिकवा हो। और दूसरी बात ये है कि वो लोग जो अब कोई चोर दरवाज़ा देख रहे हैं कि शायद हुकूमत के इत्तेहादियों में आपस में दरार पड़ जाए, शायद इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान कोई दरारें पड़ जाए, वो इस किस्म की शारंगेजियाँ करते रहते हैं और ये पहले भी चलती रहती हैं। बज़ाहिर तो इस किस्म की कोई चीज़ें नज़र नहीं आती। मेरा तो ख्याल है ये सारी फ़िलहाल अफवाहें ही हैं और ये उनके फैलाने का यही होता है कि चलें अफवाह फैलाएंगे, कहीं से बयानबाजी होगी तो फिर कहीं से दरार पड़ेगी। कभी कभी अफवाह आ जाती है कि नवाज शरीफ साहब का भी पत्ता साफ हो जाता है, ऐसी अफवाहें भी आ जाती हैं। हाँ, वो तो मतलब है कि हर तरह की अफवाहें फैलती हैं। नवाज शरीफ साहब अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मरकज़ में भी उनकी हुकूमत है, पंजाब में भी उनकी हुकूमत है। ये अल्हम्दुलिल्लाह इससे बड़ा, और नवाज शरीफ साहब पूरी मुशावरत और हर तरह से वो फ्रंट से लीड करते हैं। बिल्कुल नवाज शरीफ साहब मिस नहीं करते सर कि वो एक जमाने में पाकिस्तान के 3 बार वजीर आजम रह चुके हैं, दोबारा किसी आम ओहदे पे फायज हो जाए, उनकी ख्वाहिश नहीं आती होगी दिल में सर? देखें, जब उनके भाई वज़ीर आज़म बने हैं और उनकी बेटी जो है वो चीफ मिनिस्टर पंजाब है, तो मेरा ख्याल है कि ये नवाज शरीफ साहब का के दिल को ठंडक उससे ज़्यादा पहुंचती है कि चाहिए जाए कि वो खुद इन ओहदों पर होते। और अगर उनकी ये ख्वाहिश होती तो बमाए शहबाज शरीफ साहब और पार्टी का कोई कारकुन भी इस चीज़ से इनकारी नहीं। शायद उनकी ख्वाहिश ऐसी हो कि भाई प्राइम मिनिस्टर है, बेटी चीफ मिनिस्टर है, मैं प्रेसिडेंट बन जाऊं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल उन्होंने कभी इजहार नहीं किया इसकी, कभी इजहार नहीं किया। चलें मैं शुक्रिया अदा करूंगा बैरिस्टर तैमूर मलिक का, अली गौहर बलोच साहब का, सेनेटर सरमद अली साहब का। तीनों मेहमानों का बेहद मशहूर गुजार हूँ उनके कीमती वक्त के लिए और दुआ गो हूँ या अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे कौम की मुश्किलात ख़त्म फरमा। महंगाई, बेरोज़गारी, माशी हालात, कर्जात बढ़ते जा रहे हैं, कर्जे हमारे, अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। और ख़ास तौर पे पेट्रोल की कीमत, बिजली की कीमत, गैस की कीमत कम करे, आमीन। अपना ख्याल रखिएगा व्यूअर्स, आई विल सी यू टुमारो, अंटिल देन अल्लाह हाफ़िज़।